मूवी की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हमें हमारा मेन लीड मिस्टर जुआन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे बता रहा होता है कोई कॉल पर पर्सन की तुम्हें उसे वापस आकर देखना चाहिए, कोई हॉस्पिटल में बेहोश हो गया है। मिस्टर जुआन कहता है कि मुझे पता है और मैं वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर जियांग आ रही होती है, कहती है कि जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुमने ये कल्पना भी क्यों की। आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है, ये जानने के लिए हमें स्टोरी में पीछे ले जाया जाता है। यहाँ पर तो जुआन और जियांग ने मैरिज कर ली होती है। मिस्टर जुआन कहता है कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में एक इंटर्न के रूप में रख लिया है। जियांग कहती है कि थैंक यू, मैं फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी। मिस्टर जुआन कहता है कि मैंने तुमसे मैरिज करने का प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं एक हस्बैंड के रूप में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करूँगा। और कहता है कि लेकिन हम अपनी मैरिज को सीक्रेट रखेंगे। इसका मतलब ये है कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम मैरिड हैं। जियांग कहती है कि मैं समझ गई, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जियांग मन में सोचती है कि क्या तुम मुझसे पहले से ही नफरत करते हो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जुआन यहाँ पर हॉस्पिटल में मरीजों को देख रहा होता है। बाहर से कुछ नर्स झांक रही होती हैं, कहती है कि ये डॉक्टर कितने ज़्यादा हैंडसम हैं, मैं तो सच में उनसे मैरिज करना चाहती हूँ। एक नर्स बताती है कि उन्होंने अनाउंस किया है कि वो कभी भी मैरिज नहीं करेंगे। तभी एक फ़ोन पे मैसेज आता है, जहाँ पर जुआन के साथ जियांग थी। जब जुआन को इस बारे में पता चलता है, वो तो शॉक हो गया था। वहाँ पर जियांग भी आ गई होती है, वो उसका हाथ पकड़कर साइड पर ले जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा अपनी मैरिज अनाउंस करनी थी। जियांग कहती है कि मुझे नहीं पता, जब मैंने तुमसे डिवोर्स के बारे में जिक्र किया तो तुमने अपना असली रंग दिखा दिया और इन फ़ोटोज़ को भी पब्लिक कर दिया। जब तुम मुझे नहीं पा सकती तो तुम नष्ट करना चाहती हो। जियांग तो बेचारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मुझे नहीं पता है कि तुम किस फ़ोटो की बारे में बात कर रहे हो। जुआन कहता है कि पूरा हॉस्पिटल इसके बारे में चर्चा कर रहा है और तुम मुझसे कहते हो कि तुम्हें नहीं पता। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करना पसंद करती हो तो। फिर वो उसके फोर्सफुली क्लोज आ रहा होता है और कहता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिश करना चाहती हो ना, लो कर लो, बिल्कुल सही है ये। और बताइए कि तुमने कल रात ये कैसे किया। उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। जियांग मन में सोचती है कि जुआन, मेरा तुम पर हाई स्कूल टाइम से क्रश था, 3 सालों से डिवोर्स की बातें चल रही हैं, क्या तुम्हारे मन में कभी भी मेरे लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं आई। इतने में ही वहाँ पास एक नर्स आती है और कहती है कि हॉस्पिटल में आग लग गई है, अभी अर्जेंटली वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। वहाँ से तो सब लोग भाग गए होते हैं। जब बाहर जुआन आ गया होता है, वो चारों तरफ देखता है, कहता है कि डॉक्टर जियांग कहाँ हैं। नर्स बताती है लगता है वो अंदर ही फंस गई। फिर जुआन अंदर जाता है तो वो एक कोने पर पड़ी थी, फिर वो उसे उठाकर ले आता है। एक सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। बाद में जब उसे होश आ जाता है, जुआन कहता है कि जानते हुए कि आग लगी है तुम भागी क्यों नहीं, या फिर तुम ऊपर जाना चाहती थी, या फिर तुम कुछ सिंपैथी पाने की कोशिश कर रही थी। और याद रखो कि तुम मुझे टपकने की धमकी नहीं दे सकती, भले ही तुम इस दुनिया से क्यों न चली जाओ, तुम्हें डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे। शाओ कहती है कि मैरिज को 3 साल हो गए, हालांकि हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छी नहीं बनती है, फिर भी मुझसे गलती कहाँ हुई है, तुम अचानक मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तभी मिस्टर जुआन की मॉम आ जाती है और कहती है कि गलती ये नहीं है, गलती ये है कि तुम कोई भी बेबी बॉर्न नहीं कर सकती। जियांग कहती है कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो इसलिए क्योंकि मैं बेबी बॉर्न नहीं कर सकती। जुआन बेशर्मों की तरह कहता है कि अगर तुम मुझे मजबूर न की होती तो मैं तुमसे तो कभी मैरिज भी नहीं करता। जियांग कहती है कि पूरे 3 सालों से हम एक नॉर्मल कपल हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मॉम कहती है कि बकवास मत करो, तुम्हें तो बस पैसा चाहिए है ना, बस अपनी कीमत बताओ तुम। जियांग कहती है कि तो अब आप मुझे पैसों के दम पर भगाना चाहती हैं। इतने में ही वहाँ पास हैना जाता है, कहता है कि डॉक्टर जियांग क्या आप ठीक हैं। मॉम कहती है कि मेरे बेटे के साथ गलत तस्वीर बनाते हुए किसी अनोदर मैन से फ्लर्ट कर रही हो, तुम तो वाकई में महान निकली। फॉर्चुनेटली मैं गैंगस्टर हूँ, अगर दूसरे को पता चलेगा कि तुम्हारी वाइफ ऐसी है तो वो निश्चित रूप पर तुम पर हंसेंगे।
हैन कहता है कि बकवास मत करो, मैं जियांग का पीछा कर रहा हूँ। वो अभी तक एग्री नहीं हुई है। मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे मामलों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इतने में ही वहाँ पास छोटा सा बेबी आ जाता है और कहता है कि डैडी मुझे आपकी बहुत याद आई। जियांग कहती है कि तुमने उसे क्या कहा। चुआन कहता है कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बेबी। 3 साल हो गए हमारे मैरिज को। जिया और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिया कहती है कि हम 7 सालों से एक साथ हैं। बाहर तो नर्स बात कर रही होती है कि ये तो एक परफेक्ट कपल जोड़ी है। यहाँ पर जियांग मन में सोचती है कि उसका तो एक बच्चा भी है, उसकी वाइफ भी है, तो फिर मैं क्या हूँ। शुरू से अंत तक सिर्फ ये ख़त्म चीज़ें ही चल रही थी। जियांग को तो अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल तो टूट सा गया था। हैन कहता है कि तुम्हारा फेस कितना वो हो रहा है, क्या तुम ठीक हो। जियांग कहती है कि मैं ठीक हूँ और कहती है कि प्लीज़ मुझे डिस्चार्ज करवा दो। नेक्स्ट सीन हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग और हैन थे। हैन कहता है कि इन दोनों तुम्हें आराम करना चाहिए, जो भी तुम्हें खाना हो तो मुझे बताना, मैं लाऊंगा। जियांग कहती है कि ठीक है, चिंता मत करो। हैन कहता है कि हम दोनों कुंवारों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। बाय द वे मेरा कुछ टाइम बाद बर्थडे है। मैं इस साल अपने लिए एक गर्लफ्रेंड फाइंड कर रहा हूँ। डॉक्टर जियांग, क्या आप मेरा सपना पूरा कर सकती हैं। जियांग कहती है कि आई एम सो सॉरी, लेकिन आज के लिए थैंक यू। और कार से उतर कर कहती है कि तुम पहले जा सकते हो। हैन चला गया होता है। पीछे से चुआन आकर कहता है कि तुमने इतनी जल्दी एक मैन को ढूंढ लिया, क्या तुम एक मैन के बिना नहीं रह सकती। जियांग उसके एक स्लैप जड़ देती है और कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, वैसे ये स्लैप खाने लायक ही था। वो कहता है कि तुमने मुझे स्लैप मारा और कहता है कि हमारा अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, तुम इतनी जल्दी एक मैन को फिर से हमारे घर ले आई, क्या तुम्हें कोई शर्म है। वो उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है। वो कहती है कि मुझे जाने दो। वो तो उसे बेड पर लाकर पटक देता है और अपने शर्ट वगैरह ओपन करने लग गया था और उसके क्लोज आने लग गया था फोर्सफुली। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा डिवोर्स होने वाला है, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। चुआन कहता है कि जब तक हमारे डिवोर्स पर साइन नहीं हो जा सकते तब तक तुम्हें अपनी वाइफ होने के कर्तव्य का पालन करना होगा। उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो जाता है। जब वो उसके साथ इंटीमेट हो लेता है तो फिर कहता है कि भूलो मत कि तुम कोई भी बेबी को बर्थ नहीं दे सकती, तो दूसरे लोगों के साथ थोड़ा कम बिहेव रखा करो, और वैसे भी तुम एक डिवोर्सड वुमेन हो, अभी डिवोर्स हमारा जल्दी हो जाएगा। जियांग कहती है कि तुम कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करके मुझे ऐसे बोल रहे हो, चीटर कहीं के, या फिर एक ऐसे मैन हो जो फिर से साथ आना चाहते हो। चुआन कहता है कि जल्दी से इस डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दो। इतने में ही चुआन को कॉल आती है। उसे किसी ने कॉल किया था। कहता है कि डिंग डिंग को उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं उसने क्या खा लिया, आओ और देखो। चुआन कहता है मैं अब भी आ रहा हूँ। उसके जाने के बाद यहाँ पर जियांग को भी कॉल आती है, जहाँ पर उसे कोई बुला रहा होता है। कहता है कि अब तुम ठीक हो गई हो तो जल्दी आ जाओ। जहाँ पर वो पहुँचती है तो वो उसकी मॉम थी, जो कि पागल है। वो जियांग के सिर पे कुछ फेंक देती हैं जिससे उसको चोट लग गई थी। वो उन्हें हक करके संभालने की कोशिश करती है और जियांग का बाल पकड़ कर कहती हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें ऊपर ही चल बसना चाहिए। पीछे साइड से दो नर्स बात कर रही होती हैं कि ये अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। एक नर्स बताती है कि तुम्हें पता नहीं है कि इसकी मॉम के साथ किसी ने गलत काम किया था और फोर्सफुली उसे प्रेग्नेंट होने के लिए कहा था और डॉटर को बर्थ देने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वो पागल हो गई। इसलिए वो अपनी बेटी से नफरत करती है बदनामी के कारण। जियांग जब बाहर जाती है तो वहाँ पास उसे जिया भी मिल जाती है। जिया कहती है कि तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अभी इतनी जिया कहती है कि मैं आपको यहाँ पर थैंक यू देने के लिए आई थी। इतने सालों से तुम मेरे लिए एक सहयोगी रही हो, तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा होगा ना। जियांग कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे भी कोई नुकसान नहीं हुआ, उस मैन का बॉडी शेप अच्छा है और वो इंटीमेट होने में भी अच्छा है, थैंक यू। तुम्हारे जाने के बाद 3 साल के दौरान मुझे हर दिन वो परेशान करता रहा है और हर रात मुझे छोड़ता ही नहीं था। यहाँ पर तो वो उसे जेलस फील करा रही थी। जिया कहती है कि तुम कितनी बेशरम हो और कहती है कि ये रहे 50,000, तुम अपनी पागल मॉम को ले जाओ और यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें यहाँ फिर से नहीं देखना चाहती। वो उसका कार्ड फाड़ देती है और कहती है कि बस एक मैन जिसके साथ मैं 3 सालों तक सोती रही हूँ
मैं तो पहले से ही थक चुकी हूँ, इसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे दूँगी। जिया कहती है कि अपनी किस्मत मत आजमाओ, और यहाँ पर कहती है कि तेज चिल्लाने लगी थी कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, तुम थर्ड पार्टी मत बनो। यहाँ पर जुआन आने वाला था तो जानबूझकर जिया गिर जाती है। उसका बच्चा भी अपनी मॉम की तरह था, जानबूझकर गिर जाता है और कहता है कि मुझे मत कूटो। जुआन तो जियांग के एक स्लैप जड़ देता है। जिया यहाँ पर इनोसेंट प्ले करते हुए कहती है कि ये सब मेरी गलती है, प्लीज़ तुम मेरे बेटे को ऐसे मत परेशान करो, वो छोटा है, मुझे तुम्हें अपने हस्बैंड को ले जाने नहीं देना चाहिए था। जुआन कहता है कि अभी डिंगडिंग से माफ़ी मांगो। जियांग कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए। जिया कहती है कि रहने दो, मत बोलो, आखिरकार हमारा डिंगडिंग बहुत प्यारा है, आखिर उससे कोई बेबी भी तो नहीं हो सकते। जियांग कहती है कि अगर तुम्हें बेबीज इतने पसंद थे तो तुमने मुझे नसबंदी कराने के लिए मजबूर क्यों किया। जुआन कहता है केवल इसलिए क्योंकि तुम एक दुष्ट महिला हो, तुम मेरे बेबीज को पैदा करना डिजर्व ही नहीं करती। यहाँ पर जियांग गुस्से में कहती है कि तुम बार बार मेरी इंसल्ट करते हो, 3 सालों तक एक ही बेड पर रहे हम, तुम मुझे बेहतर जानते और तुम मेरी इंसल्ट करते हो। कोई बात नहीं, ठीक है। और इतना कहकर वो गुस्से में साइन कर देती है डिवोर्स पेपर्स पे और कहती है कि अब तुम तीनों एक हैप्पी लाइफ जियो। वो वहाँ से चली जाती है। उसे एक नर्स के द्वारा पता चलता है कि उसकी मॉम गायब है। वो वहाँ जाती है, मॉम चिल्ला रही होती है कि वो जियांग कहाँ है। जब वहाँ पर जियांग जाती है तो उसकी मॉम तो उसे स्टिक से कूटने लग गई थी। जिया साइड पे खड़े होकर वीडियो बना रही थी। इतने में वहाँ पर सहन आता है और उसे हेल्प करता है। साइड पर जिया मन में सोच रही थी कि तुमने मुझसे पंगा लिया, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में जियांग यहाँ पर अपना सामान वगैरह सब लेकर जा रही थी। इतने के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जुआंग से जियांग कह रही होती है कि तुम इतने बड़े डॉक्टर बन गए हो, इस हॉस्पिटल में मैं भी एक इंटर्न बनकर एक उत्कृष्ट डॉक्टर बन पाऊँगी। रास्ते पे वो मॉम से टकरा जाती है। मॉम कहती है कि तुम फ्यूचर में मेरे बेटे से दूर रहो। जियांग कहती है कि मैंने रिजाइन कर दिया है। मॉम कहती है कि उसकी रेपुटेशन बर्बाद मत करो, तुम्हें हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहिए। जियांग कहती है कि हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहिए मत। मॉम कहती है कि ये एक विशेष मेडिसिन है, मैंने इसे अब्रॉड से मंगाई है, जाओ और इसे खा लेना घर जाकर, मैं तुम्हारे फ्यूनरल का इंतज़ाम कर दूंगी। जियांग कहती है कि क्या तुम मुझे टपकाना चाहती हो। सासू मॉम कहती है कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, इस मेडिसिन को लेने के बाद तुम कुछ टाइम के लिए लगोगी कि तुम इस दुनिया से जा चुकी हो, लेकिन मैं इसी दौरान तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगी, तुम कभी वापस मत आना। जियांग कहती है कि अगर मैं मना कर दूं तो। मॉम कहती है तो फिर मैं तुम्हारी मॉम को टपका दूंगी। ये वही टाइम था जब वो रास्ते पर जा रही थी। यहाँ पर जियांग कहती है कि तुमने मेरी रेपुटेशन बर्बाद कर दी है, मैंने क्या पर्याप्त कार्य नहीं किया था। पीछे से जिया उसके पास सुन लेती है और कहती है कि तुम्हारी सासू मॉम और तुम्हारी मॉम तो दोनों ही तुम्हारे पीछे पड़ी हैं, दोनों ही तुम्हें टपकाना चाहती हैं। जिया उसके मॉम के पास जाकर कहती है कि क्या आप चाहती हैं कि आपकी बेटी इस दुनिया से चली जाए। उसकी मॉम का तो फिर से पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में आती हैं। जियांग कहती है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। उसकी मॉम उसे नाइफ चला देती है। यहाँ पर जियांग बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जुआन आता है और कहता है कि जियांग उठो, तुम इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकती। जुआन जियांग की मॉम से कहता है कि आपने अपने डॉटर को क्यों टपकाया। मॉम तो यहाँ पर पागलों की तरह हंस रही होती है और कहती है कि अब जो कि वो टपक गई है तो मैं जी सकती हूँ खुशी से। बाद में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि उनकी सर्जरी होगी, उनके बचने के कम चांसेस हैं। यहाँ पर आकर हैन जुआन को चिल्ला रहा होता है, कहता है कि तुम अपनी मिस्ट्रेस और बच्चे को लेकर दरवाजे पर ले आए, तुमने जियांग को फोर्स किया वाइफ की पोजीशन छोड़ने के लिए। जुआन कहता है कि इससे उसका कोई संबंध नहीं है। हैन कहता है कि तुम्हारी मिस्ट्रेस की कार नंबर तो वहीं पर दिखी थी जब शाह वहाँ पर पड़ी थी। यहाँ पर रास्ते पर जुआन जा रहा होता है और एक फ्लैशबैक याद करता है हाई स्कूल का, जहाँ पर जुआन का फ्रेंड बता रहा होता है कि मॉनिटर एक लड़की तुम्हारा रोज़ पीछा करती है, क्या वो तुम्हें लाइक करती है। उस समय जुआन कहता है कि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और मैं मैरिड हूँ। फिर उसे पता चला था कि जिया उसे छोड़कर
अब्रॉड चली गई है। वो किसी कॉल वाले पर्सन से कहता है कि इस बार मुझे कोई ऐसा मिला है जो मुझसे प्यार करता है, और फ़ोन में कहता है कि चिंता मत करो, मैं फिर कभी वुमेंस के प्रति आकर्षित नहीं होऊंगा। इसी वजह से जुआन जिया के पास जाकर कहता है कि हम मैरिड हैं, इसलिए हमारा बेबी आगे चल के परेशानी पैदा करेगा, इसलिए तुम कल हॉस्पिटल जाओ। वो मान जाती है और कहती है ठीक है, मेरा प्रॉमिस है तुमसे। वो सारे फ्लैशबैक्स याद कर कर के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किए जा रहा था। फिर वो घर चला जाता है। जिया कहती है कि तुम्हारा इतना ब्लड क्यों लगा है। जिया कहती है कि जियांग कैसी है। जुआन कहता है कि तुम जियांग की मॉम को हॉस्पिटल से जियांग के रूम में क्यों ले गई। जिया कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम बोलना क्या चाहते हो। जुआन कहता है कि तुम अभी भी दिखावा कर रही हो। पुलिस सारे कैमरास की जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की, तुम अभी भी इस बात से नकारना चाहती हो। यहाँ पर जिया एक्सक्यूज़ बनाते हुए कहती है कि मैं उसकी मॉम को इसलिए ले गई थी क्योंकि उसकी मॉम कह रही होती है कि उसे अपनी डॉटर की याद आती है। मुझे क्या पता था कि वो अपनी डॉटर को ही टपका देगी। यहाँ पर वो कहती है कि सब मेरी गलती है, मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं डॉक्टर जियांग से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं हॉस्पिटल जाऊँगी और उससे माफ़ी मांगूंगी। जुआन कहता है कि जिया 3 साल अलग रहने के बाद अगर तुम बहुत अकेली हो गई थी, अगर तुम डिंगडिंग के लिए जिम्मेदार नहीं होती तो मैं जियांग को कभी भी डिवोर्स नहीं दिया होता। जिया कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी एक मिस्टेक के कारण डिंगडिंग फिर से एक बेघर बच्चा बन जाएगा। मुझे आशा है कि आप अपना प्रॉमिस निभाओगे। और मनी मन तो यहाँ पर वो मुस्कुरा रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हैन जियांग की केयर कर रहा था। अगर तुम मुझे मना करोगी तो तुम मुझे नहीं डाल सकोगी। क्या डॉक्टर जियांग आप जाग रही हो। यहाँ पर फिर जिया आती है, कहती है कि मुझे दोस्त मत देना, ये सब मेरे बच्चे के लिए है। यहाँ पर जियांग कहती है कि उठ गई होती है और कहती है कि मुझे तुम टपकाने के लिए यहाँ पर आई हो। जिया कहती है जबकि तुम जाग गई हो तो जुआन चाहता है कि तुम जल्दी उसे डिवोर्स ले लो, उसे सेड्यूस करने के लिए मिस्ट्रेस बनने की कोशिश मत करो। इतने में ही जुआन आ जाता है, कहता है कि जियांग तुम जाग गई। जिया कहती है कि मैं यहाँ जियांग से माफ़ी मांगने के लिए आई थी, वो यहाँ पर फ्लावर्स लेकर आया था। यहाँ पर जुआन कहता है कि ये सब तुम्हारी मॉम ही करना चाहती थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की तो पता चला कि तुम्हारी मॉम ये सब खुद ही करना चाहती थी। यहाँ पर जियांग तो उसका पूरा फ्लावर बुकेट फेंक देती है। क्यों बिना फेंकती, वो उसे गुस्सा आ रहा था। आखिरकार वो अभी भी जिया के ऊपर विश्वास कर रहा था। जियांग कहती है कि तुम ब्लाइंड हो और प्लीज़ अपना ये सामान लो और निकल लो, तुम्हें सर्जरी भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जिया कहती है कि मुझे सॉरी फील हो रहा है, तुम अपनी लक मत आजमाओ। जियांग कहती है कि यदि तुम अपनी ओल्ड लवर को यहाँ से नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकती कि मैं और क्या करूँगी। बाद में वो एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है जो कि कहता है कि ये मेडिसिन टेस्ट की गई है और ये सामने आ चुकी है, इसमें इच्छा मृत्यु का जो है प्रावधान है। हमारे हॉस्पिटल में ये मेडिसिन नहीं है और चाइना में ये बिक्री पर रोक लगाया गया है। ये मेडिसिन तुम्हें किसने दिया। जुआन कहता है कि मुझे पता है, चिंता मत करो, ये दवा कोई शायद दवा नहीं है। इस मेडिसिन की सच्चाई जानकर मिस्टर जुआन तो शॉक हो जाते हैं। मिस्टर जुआन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये मेडिसिन को जो है उसने जब जियांग बेहोश हो गई थी तब उन्होंने ये उठाई थी। वही वाला डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर जियांग से कि हम कई वर्षों से कलीग्स हैं। मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब बात रिलेशनशिप की आती है तो आपको सबसे पहले इसे किनारे रखना चाहिए और ज़्यादा इमोशनल मत होइए। सबसे पहले आपकी हेल्थ पर आपको ध्यान देना चाहिए, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिस्टर हैन कहता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं बीच रास्ते में ही बाहर ना निकल जाता तो मैं तुम्हें नाराज़ करने का मौका नहीं लेता। जियांग कहती है कि डॉक्टर हैन, मैं पहले से ही बहुत आपकी ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी इतनी ज़्यादा केयर की, मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकती हूँ भला। डॉक्टर को कहते हैं कि मुझे आपको कुछ बताना है। जब आपकी सर्जरी हुई तो हमें पता चला कि आप 1 मंथ की प्रेग्नेंट हैं। जियांग कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है डॉक्टर, जुआन ने तो 3 साल पहले ही मेरा लिगेशन करवा दिया था, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ।
वुमेन्स में वो जो लिगेशन होता है वो 99% से 98% तक जो है सफलतापूर्ण हो जाता है। यदि लिगेशन सक्सेसफुली हो भी जाए फिर भी पॉसिबिलिटीज़ रहती है प्रेग्नेंट होने की। भले ही तुम बेबी ना चाहती हो, लेकिन आपकी प्रेजेंट कंडीशन देखते हुए मेरा सजेशन यही है कि तुम फ्यूचर में सर्जरी ना कराओ। जियांग मन में सोचती है कि जुआन मैं रियलिटी में तुम्हारे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन हमारी मैरिज तो जस्ट अ जोक है। जियांग कहती है कि थैंक यू डॉक्टर, मैं इसके बारे में ध्यान से सोचूंगी। यहाँ पर जुआन वापस आ जाता है। हैन कहता है कि तुम वापस क्यों आए, जियांग तुमसे मिलना नहीं चाहती। जुआन कहता है कि मैं यहाँ पर उससे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। हैन कहता है कि अब उसे जाने दो, तुम्हारा एक एक वर्ड उसे हर्ट करता है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा, तुम यहाँ से बाहर निकलो। जुआन कहता है कि तुम बस एक इंटर्न हो, तुम उसे क्या दे सकते हो, चाहे मेडिसिन हो या ट्रीटमेंट, मैं उसे तुमसे बेहतर दे सकता हूँ। हैन को तो गुस्सा आ रहा था, इससे पहले वो धर देता उसके। जियांग कहती है कि उसे आने दो। जुआन कहता है कि जिस दिन तुम इंजर्ड हुई थी उस दिन मेरी मॉम तुम्हारे पास आई थी, उसने आपसे क्या कहा, क्या उन्होंने आपको दवा दी थी क्या? जियांग कहती है कि तुम्हें जब सब कुछ पहले से पता है तो तुम मुझसे क्या पूछने आए हो यहाँ, क्या तुम ये सोचकर दुखी हो गए कि मैं लकी हूँ? जुआन कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं कभी भी तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं डिंग की अरेंज करना चाहता हूँ। इतने में ही वहाँ पास मॉम आ जाती है। मॉम कहती है कि जुआन मत भूलो कि जिया और डिंग लोग तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जुआन कहता है कि मॉमी आपको मेडिसिन कहाँ से मिली, क्या आप जानते हैं कि लगभग आप उसे टपकाने ही वाली थी? मॉम कहती है बकवास मत करो, जिया ने मुझे बताया था कि ये एक फेक डेथ है। जुआन ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, और वैसे भी जिया ने सब इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे लव करती है, आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते। जुआन कहता है कि जिया ने मुझे छोड़ दिया और अब्रॉड चली गई, उससे तुम बहुत नफरत करती हो, लेकिन अब आप उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हैं? मॉम कहती है कि जिया ने अब्रॉड में जाकर डिंग को जन्म दिया और खुद ही उसका पालन पोषण किया, वो हमारी ली फैमिली की हीरोइन है। जियांग कहती है कि इनफ, मैंने तुम्हारी ली फैमिली की बकवास काफ़ी ज़्यादा सुन ली है, अब मेरे कान पक चुके हैं, अब मुझे रेस्ट करना है, तो प्लीज़ यहाँ से आप लोग चले जाएं। जुआन कहता है कि तुम्हें अच्छा रेस्ट करना चाहिए, मैं कुछ टाइम बाद तुमसे फिर मिलने आऊँगा। हैन कहता है कि आपको डॉक्टर जियांग से मिलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर जियांग का BF हूँ, और वैसे भी अब तुम उसके एक्स हस्बैंड हो, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इससे पहले वो कुछ आगे कहता, मॉम कहती है कॉन्ग्रेचुलेसन, फाइनली लवर्स, आप दोनों की जल्दी मैरिज हो जाए, आप उसकी केयर कर रहे हैं इसलिए हम निश्चित हो चुके हैं। और कहती हैं कि बेटा चलो, यंग कपल को परेशान मत करो। वो तो गुस्से से चला जाता है। बाद में जियांग कहती है कि तुमने कहा था कि अगर ये बेबी पहले आ जाता तो जुआन मुझसे प्यार करता, वो ऐसे बड़बड़ा रही होती है। मिस्टर हैन कहता है जागो, तुम्हें एक बेबी की वजह से जुआन कभी प्यार नहीं करेगा। जियांग कहती है तुम ठीक कह रहे हो डॉक्टर हैन, मैं ये जगह छोड़ना चाहती हूँ, मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ कोई मुझे न जानता हो और एक न्यू लाइफ की स्टार्टिंग करना चाहती हूँ। डॉक्टर हैन कहता है बहुत बढ़िया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैन उसे कह रहा होता है मैं कर देता हूँ ना मैम, इंटर्नशिप का आपका पहला दिन कैसा रहा? ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल की सारी नर्सेस तुम्हें ही देख रही थी। फिर वो एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर जुआन के साथ जब वो बैठी थी तो वो भी इसी तरह कुछ फेमस था अपने हॉस्पिटल में, जहाँ पर जुआन कहता है कि क्या तुम्हें मेरे से मैरिज करने का अफसोस है? जियांग कहती है कि आपने बाद में शादी का प्रस्ताव रखा था। जियांग कहती है कि तुमने मुझे बाद में मैरिज के लिए प्रपोज किया था। वो गुस्से से कार चलाता है और कहता है कि क्या तुमने ये मुद्दा नहीं उठाया? जियांग कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। और प्रेजेंट में यहाँ पर जियांग सोच रही होती है चलो यहाँ से अब शुरू करते हैं, ये यहीं ख़त्म होता है सब कुछ, हम एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। यहाँ पर जियांग कहती है कि तुम उस समय मेरे साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को बताए बिना ही चले गए, क्या ये ठीक था? और रिज़ाइन भी दे दिया था। जुआन कहता है कि ये सब कुछ ठीक था,
अब से तुम मेरी फैमिली हो। यहाँ पर चुआन को पता चलता है कि डॉक्टर जियांग को छुट्टी दे दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अब्रॉड जा रही हैं। यहाँ पर वो जियांग को कॉल कर रहा होता है लेकिन फ़ोन वो नहीं उठाती, उसका नंबर बंद बता रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर वो हैन से बात करते हुए जा रही होती है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर आई हूँ, लेकिन आप इतने सारे मरीजों को लाइन पर छोड़कर मेरे साथ वापस आ गए यहाँ। हैन कहता है कि अब तुम एक फेमस फोटोग्राफर बन चुकी हो, ऑफ कोर्स मुझे आपके एक बॉडीगार्ड के रूप में प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। इसके अलावा न्यान अब बस कुछ महीनों का है, आप उसे अकेले नहीं देख पाएंगे। वो एक बेबी को भी ली होती है। जियांग कहती है कि डॉक्टर हैन, आपने इन वर्षों में मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारे बीच। हैन कहता है कि स्टॉप इट, मैंने तुम्हारी कई बार रिजेक्शन सुन चुका हूँ। आज मैं वापस जाकर अपने मॉम डैड से माफ़ी मांगूंगा और मैं कुछ दिनों में आपकी प्रोटेक्ट करना जारी रखूँगा। और हाँ, मुझसे छुटकारा पाने के बारे में सोचना भी मत। जियांग मन में सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए कि तुम्हें दुख ना हो। दूसरी तरफ यहाँ पर चुआन को जिया सेड्यूस कर रही होती है। चुआन कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जिया कहती है कि हम अलग होने के बाद भी एक साथ आ सकते हैं। तुम डिंग डिंग के फादर हो, हमारी एक फैमिली बनना तय है। वो तो वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है। जिया कहती है कि जबकि आप हर दिन उसके साथ सो सकते हैं। तुमने और जियांग ने बस तो हस्बैंड वाइफ होने का नाटक किया था, लेकिन तुम मुझे तो टच तक नहीं करना चाहते। चुआन कहता है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिया कहती है कि क्या हम लाइफ टाइम ऐसे ही रहेंगे? जियांग तो पहले ही जा चुकी है ना, और वो वापस भी नहीं आएगी। चुआन कहता है कि अगर तुमने मुझे कार से टक्कर नहीं मार रही होती तो मैं जियांग को जाने नहीं देता। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चुआन को पता चल गया था कि जिया के अब्रॉड में कई सारे BFs थे। ऐसा भी हो सकता है जो बेबी वो वापस लाई है वो तुम्हारा हो ही ना। एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ तुम पैटर्निटी टेस्ट करवा लो। प्रेजेंट में चुआन को पता चलता है कि वो बेबी तो उसका था ही नहीं। वो सोचता है कि मैंने किसी और के बेबी के लिए अपनी मैरिज ख़राब कर ली। जियांग प्रेग्नेंट थी। वो कहता है कि मैं उस जिया को नहीं छोड़ूंगा। घर पर एक मेड आकर जिया को बाहर निकाल देती है। कहती है कि तुम्हारा ली फैमिली के साथ और तुम्हारे बेटे का कोई भी लेना देना नहीं है। जिया कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। चुआन कहता है कि इस बच्चे के सामने मैं बात खुलकर नहीं करूँगा। मेड से कहता है कि इसे लेकर चले जाओ। चुआन कहता है जाने के बाद अब तुम अपने बेबी के साथ लेकर यहाँ से निकल जाओ। जिया कहती है कि तुम बताओ मैंने क्या गलत किया। यहाँ पर चुआन को कॉल आती है जहाँ पर कोई बताता है कि मैंने कल रात डॉक्टर जियांग को हॉस्पिटल में देखा। क्या वो अपनी जॉब पर वापस आने के लिए आई थी? वो तो तुरंत वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जियांग हैन को थैंक यू कह रही होती है नियान के साथ उसकी देखभाल करने के लिए। चुआन कहता है कि तुम आज सुबह टाइम नियान को मेडिसिन पिलाने के लिए ले गई थी हॉस्पिटल ना। चुआन कहता है कि मैं नियान का ख्याल रख लूँगा, आप कॉन्फिडेंटली स्टूडियो जा सकती हैं। तुम जल्दी काम ख़त्म कर लो ताकि हम जल्दी वापस जा सकें। बाद में यहाँ पर वो एक लड़की की फ़ोटो शूट कर रही होती है। उसे तो पिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। वो लड़की कहती है कि हानचन हॉस्पिटल से एक फेमस डॉक्टर है जो कि अपने स्किल्स के साथ आ रहे हैं फ़ोटो शूट करवाने के लिए। वहाँ पर डॉक्टर चुआन आ गया होता है। वो तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और कहती है कि चलो फ़ोटो शूटिंग के लिए तैयार हो जाओ। वो उन लोगों का अच्छी तरीके से फ़ोटो शूट कर लेती है। यहाँ पर डॉक्टर चुआन को वो लड़की इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मिस जियांग एक बहुत प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं। जब वो लड़की साइड हो गई होती है, चुआन कहता है कि तुम इतनी कम समय में सक्सेसफुली अपना करियर चेंज कर चुकी हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। जियांग कहती है कि कोई भी हॉस्पिटल मुझे नहीं चाहेगा जिसकी रेपुटेशन ख़राब हो। मुझे अपना कैरियर चेंज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ पर चुआन आगे बताने वाला था कि अब मुझे ये पता चल गया है कि जिया वो नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी। हम यहाँ इतना ही बोलने वाला था तो हैन आ जाता है। हैन कहता है कि क्या ये ओवर हो गया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जियांग कहती है कि यदि तुम मुझे इतना लापरवाह होने दोगे तो मेरा वजन फिर से बढ़ जाएगा। हैन कहता है कि मोटा होना अच्छा है, मुझे थोड़ा मोटी लड़कियाँ पसंद है। वो लेने ही वाली थी। चुआन कहता है कि वो ग्रेजी फूड नहीं खाती। जियांग कहती है तुम गलत हो, मेरा काफ़ी सालों से फेवरेट फूड यही है। और हैन से कहती है कि आज का काम मेरा ख़त्म हो गया, चलो चलते हैं।
वो उसे अपना हाथ देता है। वो दोनों कपल्स की तरह चले जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि मिस जियांग का बॉयफ्रेंड हांगजो हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसने उसके खातिर अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। वो लड़की कहती है इस हॉस्पिटल के डॉक्टर तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। बाद में वो बाहर जाती है। जुआन कहता है कि तुम्हारा एक बेबी भी था ना। जियांग कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बेबी को बर्थ दूंगी, तुम इसके लायक नहीं हो। जुआन कहता है कि तुमने अबॉर्शन कराया था। वो उसके एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि जो कि तुमने जिया को चूज़ किया था, इसलिए तुम मुझसे तो अब मत ही उलझो। कोई भी तुम्हारे वापस लौटने का वेट नहीं करेगा, भले ही तुम खुश ना हो। ये तुम्हारी अपनी पसंद है, नॉन ऑफ माई बिजनेस। इतने में ही वहाँ पर सैन कार लेकर आ जाता है और कहता है चलो। वहाँ से वो चली जाती है उसके साथ। और यहाँ पे जुआन सोच रहा था कि क्या तुम मुझसे सच में अब लव नहीं करती। बाद में डोर नॉक करता है जुआन, तो वो गेट ओपन करती है। वो कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जियांग कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। जियांग सोचती है कहीं वो बेबी के बारे में ना जान जाए। यहाँ पर हैन भी आ गया होता है। वो उसे हैन के साथ कहीं बाहर जाना था। वो नाश्ता ले लेती है और वो उसके सामने ही डस्टबिन में डाल दी थी और चली जाती है। बाद में यहाँ पर मॉम से जिया ने पिड़ा दिया था कि किसी और वुमेन की वजह से वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। जुआन आकर सब कुछ क्लियर करता है कि मैंने इसका पैटर्निटी टेस्ट कराया था, इसका बेबी मेरा बेबी है ही नहीं, किसी और का है। फिर मॉम तो जिया को थपड़े पे थपड़े चढ़ती रहती है। यहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था। मॉम कहती है कि बेटा तुम तो जियांग के जाने के बाद काफ़ी टाइम से सो नहीं पाए, ये सब मेरे कारण है, मैंने तुम्हारी एक अच्छी वाइफ को भगा दिया। यहाँ पर मॉम को भी दुख होता है क्योंकि जियांग मॉम की बहुत ज़्यादा केयर करा करती थी, उन्हें दवा वगैरह का नुस्खा भी दिया करती थी जिन्हें उन्हें पेन वगैरह ना हो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जियांग तो अब्रॉड जा रही होती है। डॉक्टर हैन कहते हैं कि तुम जा रही हो। जियांग कहती है कि मैं इस बार नियान के साथ अकेले जाने की प्लानिंग बना रही हूँ। हैन कहता है कि हम एक साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हमारी अब्रॉड में मैरिज के लिए मान गए हैं। जियांग कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसान है, लेकिन अगर मैं इसे शादी करके चुकाऊंगी तो तुम्हें इसे दुख होगा। पास्ट ईयर मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन अब मैं किसी से प्यार करने की एबिलिटी खो चुकी हूँ। लेकिन अब बस मैं एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ में होना चाहती हूँ तुम्हारे पास। हैन कहता है कि मैं अगला जीवन नहीं चाहता, मैं बस यही जीवन चाहता हूँ। क्या आप अभी भी जुआन से लव करती हैं? जियांग कहती है वो मेरा पास्ट था, वो उसको हक कर लिया होता है, आप और वो इम्पॉसिबल हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ टिकट कटाने और मैं आपके साथ चलूँगा। वो जैसे जाता है तभी वहाँ पास एक एक करके रोज़ रख के सब लोग बोलते हैं कि आई एम तो सॉरी, मैं गलत था। यहाँ पर जुआन कहता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि तुम हमारे बेबी का कभी भी अबॉर्शन नहीं कराओगी। जियांग कहती है कि नुकसान पहले ही हो चुका है, जो हो गया सो हो गया, उसे वापस नहीं किया जा सकता। वो भी बुके लेकर उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं कहूँगा, आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं। इतने में पीछे से जिया आ जाती है, कहती है कि तुमने मुझे चोट पहुँचाई। वो पीछे से अटैक करने के लिए आ रही होती है। यहाँ पर जियांग को बचाने के लिए बीच में जुआन आ जाता है, जिसे जुआन को लग गया था। जुआन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र कराया है, मैं तुम्हें अपनी ये लाइफ देता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है कि ज़्यादा मत बोलो, एम्बुलेंस को कोई बुलाओ प्लीज़। इतने में ही वो इस दुनिया से चला जाता है। जियांग कहती है कि नियांग तुम्हारी बेटी है, अपनी आइज़ ओपन करो और देखो। इतने में ही उसकी आइज़ बंद हो गई थी। हमें नेक्स्ट सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग जुआन की कब्र के पास आई हुई थी, जहाँ पर जियांग की डॉटर पूछ रही थी कि मेरे फादर किस तरह के व्यक्ति थे। जियांग कहती है कि तुम्हारे फादर एक डॉक्टर थे और उसने कई लोगों की जान बचाई, उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी, वो एक अच्छे आदमी हैं। इतने में ही हैन आ जाता है और कहता है कि आज हमारी मैरिज की एनिवर्सरी है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स अभी भी हमारा वेट कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि जियांग की मैरिज हो गई है डॉक्टर हैन के साथ। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।
सो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए